हेलो टू ऑल, दिस इज़ अतुल यादव और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लोकस्ट अटैक इन भारत। जी हाँ, भारत पर टिड्डी दल का आक्रमण। और इस पूरी वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करेंगे कि क्या साइंटिफिक रीज़न है इस लोकस्ट अटैक के ऊपर। जी हाँ, पूरे साइंटिफिक रीजंस को एनालिसिस करेंगे इस थ्रू आउट द वीडियो के अंदर और जानेंगे कि आखिर एक सर्टेन पीरियड के बाद ये लोकस्ट अटैक क्यों होता है, क्या कारण है इस लोकस्ट इन्वेजन का। पूरे साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। आइए चलते हैं। देखिए, रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने बताया था कि जो कि एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने फरवरी में ही ये बता दिया था कि स्वॉन्स जो हैं वो आने वाली हैं और सोमालिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर लोकस्ट जो है वो ब्रीड कर रहे हैं। फरवरी के अंदर इनका नोटिस आ गया था और सोमालिया ने फरवरी 2020 में ही नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी थी। इसके बाद अप्रैल में पाकिस्तान के ऊपर जब टिड्डी दल का हमला हुआ तो उन्होंने नेशनल इमरजेंसी सेकेंड टाइम अप्रैल के अंदर, जो फर्स्ट टाइम इमरजेंसी थी वो कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी पाकिस्तान झेल रहा था और सेकेंड टाइम इमरजेंसी लोकस्ट इन्वेजन की वजह से हुआ। आपको बता दूं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो FAO है वो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है और इसे 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसके हेडक्वार्टर रोम, इटली के अंदर है। और इनका बेसिक जो काम होता है वो यही होता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल करना और टाइम टू टाइम एग्रीकल्चर के लिए कुछ नए इनोवेशंस के लिए चर्चा करना। आगे चलते हैं। भारत के अंदर इसका असर देखा जा रहा है और राजस्थान, जैसा कि हर बार होता है, गुजरात और राजस्थान से ये एंटर करते हैं भारत के अंदर। जी हाँ, पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के थ्रू फिर गुजरात और राजस्थान एंड देन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों के अंदर ये लोकस्ट इन्वेड करते हैं। अराउंड अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, करीब गवर्नमेंट सोर्सेज की अगर माने तो करीब 1,25,000 एकड़ जो ज़मीन है वो बर्बाद कर दी गई है राजस्थान और मध्य प्रदेश अकेले में। और ये बहुत बड़ा थ्रेट फूड सिक्योरिटी में भारत में आने वाला है आने वाले समय में। डेजर्ट लोकस्ट की बात करें, अगर ये जो लोकस्ट है पर्टिकुलरली डेजर्ट लोकस्ट है, और ये जो डेजर्ट लोकस्ट है ये ग्रास होपर की तरह होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, ग्रास होपर अक्सर आप देखते हैं गार्डन के अंदर, बट ये उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंट, ये उसी फैमिली के अंदर आता है बट डिफरेंट इस प्रकार से है कि ये जो है स्वॉम्स के अंदर रहते हैं। स्वॉम्स बोले तो ये भारी मात्रा में एक साथ एक झुंड के अंदर आते हैं, जबकि ग्रास होपर जो है वो सॉलिडिटरी में रहता है। उसके अलावा इनकी जो फ्लाइंग कैपेसिटी है वो ग्रास होपर से कहीं ज़्यादा बढ़िया है। दे आर मेनली फाउंड इन अफ्रीका थ्रू अरेबिया, वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के अंदर ये मेनली फाउंड होते हैं, वहीं पर ये देखे जाते हैं। और इनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वो भी ब्रीडिंग ग्राउंड भी साउथ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। जो टिपिकल स्वॉन होता है कैन बी मेड ऑफ 15 करोड़ लोकस्ट पर स्क्वायर किलोमीटर। जी हाँ, 15 करोड़ लोकस्ट होते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में। सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र के अंदर 15 करोड़ लोकस्ट इकट्ठा होकर आते हैं एक झुंड में, और जो करीब 150 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं एक दिन के अंदर। हवाएं अगर अनुकूल हों तो ये 150 किलोमीटर एक दिन के अंदर ट्रैवल कर जाते हैं। और अगर बात करूं एक छोटे से लोकस्ट की, तो एक छोटा सा जो लोकस्ट है वो अपने वजन के जितना भोजन खाता है एक दिन के अंदर, और इसका एक वजन करीब 2 ग्राम होता है। तो ये 2 ग्राम खाना खा लेते हैं एक दिन के अंदर एक छोटा सा लोकस्ट। और मान के चलिए जब 15 करोड़ लोकस्ट 1 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र के अंदर, सिर्फ 1 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर जब 15 करोड़ लोकस्ट आकर खेत में या किसी भी फील्ड के अंदर जाके उसमें लग जाएंगे तो देखिए कितना खाना खा लेंगे। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो अराउंड एक दिन के अंदर लोकस जो है वो 35,000 लोगों का खाना हजम कर जाता है। जी हाँ, बहुत बड़ी फूड सिक्योरिटी पर आक्रमण करने वाले हैं। लोकस्ट अटैक के अंदर एक चीज़ ये भी है कि ये जो ऑलमोस्ट सभी एंशियंट टेक्स्ट जो हमारे थे, जी हाँ, सारे जो एंशियंट टेक्स्ट हैं उनके अंदर लगभग कहीं ना कहीं लोकस्ट अटैक के बारे में कोई ना कोई जानकारी मिलती है। जैसे कि इजिप्टियंस पिरामिड की वॉल पेंटिंग के अंदर भी लोकस्ट के चित्र पाए गए हैं। द बाइबल, कुरान, इन सब के अंदर भी लोकस्ट का कहीं ना कहीं कोई जिक्र है। इसका मतलब ये आज की कोई समस्या नहीं है, ये एंशंट ग्रीक्स के समय की है। और अराउंड संस्कृत की कुछ पोएम्स में भी मिलता है जो कि 747 BC के अराउंड की किताबें हैं। जी हाँ, तो ये बहुत पुरानी समस्या है और काफ़ी
वर्षों से भारत अभी भी झेलता आ रहा है इसे। और जो प्रॉब्लम है वो किंग अशोका से लेकर, किंग सोलोमान से लेकर और नरेंद्र मोदी तक बरकरार है। ये एक चित्र है जो कि 1874 में लोकस्ट अटैक हुआ था, और आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से इस चित्र के अंदर बखूबी समझाया गया है, बताया गया है कि किस तरीके से जो लोकस्ट इन्वेजन है उसने पूरे रोम वर्ष के अंदर कितना तबाही मचाई थी। फेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं डेजर्ट लोकस्ट को ब्रीड करने के लिए, वो मेनली मोइस्ट सैंड और ग्रीन वेजिटेशन और एरिड एरियाज जो होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन है डेजर्ट लोकस्ट के लिए। वहाँ पर ये बहुत बड़े पैमाने पर पनपते हैं। और ये जो फेवरेबल कंडीशन है उसके पीछे का जो साइंटिफिक लॉजिक है उसके बारे में हम जानेंगे। और आखिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर इनका ब्रीडिंग सेंटर क्यों बना, इसके लिए हमें इसका क्लाइमेट लिंक को समझना पड़ेगा। और इसका क्लाइमेट लिंक आकर रुकता है इंडियन ओशियन डाइपोल के ऊपर, आईओडी। जी हाँ, इंडियन निनो भी कहा जाता है। एल निनो, ला निनो जो इफेक्ट होता है पैसिफिक ओशियन के अंदर, पैसिफिक ओशियन के अंदर एक इफेक्ट होता है जिसे बोला जाता है एल निनो और ला निनो। सिमिलर वे में इंडियन ओशियन डाइपोल होता है, उसे इंडियन निनो भी कहा जाता है। और इस इंडियन ओशियन डाइपोल की वजह से क्या होता है उसे समझेंगे इस चित्र के द्वारा। देखिए है क्या, ये पूरा जो एरिया है वो इंडियन ओशन डाइपोल का एरिया है। इस पूरे एरिया में अफ्रीका इधर है, इंडिया ये है, और ये है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। अब होता क्या है, जो इसका वेस्टर्न और जो ईस्टर्न साइड है ये पॉजिटिव फेस है इंडियन ओशन डाइपोल का। कई बार क्या होता है कि जो वेस्टर्न फेस है, जो वेस्टर्न है वो वार्मर होता है ईस्टर्न फेस से, और इसका ज़्यादा फर्क नहीं होता, करीब 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम भी टेम्परेचर का फर्क होता है दोनों के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर मान के चलिए ये वाला हिस्सा वार्मर है तो यहाँ का जो पानी है वो कन्वेक्शन के द्वारा ऊपर भाप बनते हैं और बादल बनते हैं, और इसकी वजह से अफ्रीका जैसे एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और ये बारिश भारत में भी आती है। और इसी वजह से जब अफ्रीका में ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर एक सुइटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है लोकस्ट के लिए, और लोकस्ट भारी मात्रा पर यहाँ पर पैदा होते हैं। और ऐसा ही हुआ ठीक 2019 की साल में। जी हाँ, ये इंडियन ओशन डाइपोल, ये जो वार्मर हो रहा है वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड, इतना इंपॉर्टेंट है हमारे मॉनसून के लिए कि सन 2019 में जहाँ पर सूखे का खतरा बताया जा रहा था वहाँ पर ताबड़तोड़ बारिश हुई है भारत में, और सबसे अधिक मूसलाधार बारिश। वो उसका मुख्य कारण था ये इंडियन ओशन डाइपोल। और 2019 में जो हुई भरपूर मात्रा में बारिश, इसी की वजह से अफ्रीका बना ब्रीडिंग ग्राउंड इन लोकस्ट के लिए। और ये जो ब्रीडिंग ग्राउंड लोकस्ट के लिए बना अफ्रीका, अब चलकर वो 2020 में सोमालिया के थ्रू, वो भारत में पाकिस्तान के थ्रू, ईरान के थ्रू ये ट्रैवल करते हुए भारत तक आ पहुँचे हैं। और इंडियन ओशन डाइपोल की इतना इंपॉर्टेंट है वो, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन्होंने इसी इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से जून के अंदर ताबड़तोड़ बारिश हुई थी, टोरेंशियल रेनफॉल हुआ था भारत के अंदर, जो कि सूखे की एक पहले से बताई जा रही थी कि सूखा पड़ सकता है इस साल। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका मेनली इथोपिया, सोमालिया और केनिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो पार्ट हैं, ओमान, यमन, वेस्ट एशिया, इनके अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी 2019 के अंदर। और यही बना ब्रीडिंग सेंटर। इस चित्र के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से सोमालिया, केनिया, ये जो पूरा एरिया है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एरिया है, और यहाँ पर ये है ब्रीडिंग सेंटर। इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से भारी मात्रा में बारिश हुई हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर, यमन के अंदर, और यहाँ से ये ब्रीडिंग सेंटर फैलता हुआ पाकिस्तान के थ्रू एंटर किया भारत के अंदर। ये है नेगेटिव फेस इसी का। अगर मान के चलिए इंडियन ओशन डाइपोल में नेगेटिव फेस होता है तो क्या होता है, नेगेटिव फेस में क्या होगा, इसकी ईस्टर्न साइड ज़्यादा गर्म होगी, और ईस्टर्न साइड गर्म होने की वजह से बारिश होगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो अफ्रीका जो है वो गर्म रहेगा, और यहाँ पर ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी लोकस्ट की, और इसी प्रकार से लोकस्ट इन्वेजन भी नहीं देखा जाएगा। तो एक अच्छी चीज़ ये भी होती है नेगेटिव फेस के लिए। वैन वॉज द लास्ट बिग आउटब्रेक, कब था भारत में जब लास्ट बिग आउटब्रेक हुआ था लोकस्ट का, तो अगर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स की माने तो 190 लोकस्ट स्वैम्स आई थी। जी हाँ, 190 लोकस्ट स्वैम 1990 अकेले राजस्थान में 3,10,000 हेक्टेयर्स लैंड को बर्बाद कर दिया था। ये 1993 के रिकॉर्ड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ कि 1993 में सबसे बड़ा लोकस्ट अटैक हुआ था, और उसके ठीक बाद 2020 में अब ये सबसे बड़ा लोकस्ट अटैक होने जा रहा है। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की थी, अगर बात करें इतिहास के बारे में, तो ब्रिटिश राज के टाइम में
जी हाँ, ब्रिटिश राज के टाइम में ये लोकस्ट प्रॉब्लम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सालों से प्रॉब्लम चलती आ रही है। 1926 से लेकर 1932 तक लोकस्ट प्लेग बार-बार भारत में आया और इस दौरान ब्रिटिश राज था। उन्होंने क्या किया कि क्यों ना इसके ऊपर रिसर्च किया जाए और पता किया जाए कि कैसे इस डेज़र्ट लोकस्ट को रोका जाए। तो 1939 के अंदर लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन एलडब्ल्यूओ लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया 1939 के अंदर। उसका जो हेड स्टेशन था वो था कराची के अंदर, जो कि अनडिवाइडेड इंडिया में था। पर जब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया ने अपना खुद का सेंटर जोधपुर राजस्थान में ओपन किया, जो आता है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज के अंडर और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आखिर हाउ आर द लोकस्ट इन्वेजन डील विद, कैसे इसे हम लोकस्ट इन्वेजन को डील कर सकते हैं। देखिए, इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ आपको स्प्रेइंग पेस्ट कंट्रोल स्प्रे करना पड़ेगा। प्रोडक्शन केमिकल के थ्रू ही होगा। ज़्यादातर जब बड़े पैमाने पर बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट जो है वो हेलीकॉप्टर्स के द्वारा जो पेस्ट कंट्रोल की जो पेस्टिसाइड्स हैं वो छिड़कती हैं ग्राउंड पे, ताकि इसको भारी मात्रा में इन्हें मारा जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।